कैसे हो भाई आप सभी। आपका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम अब आने वाला है एंड आपको पता है मैथ्स का एग्ज़ाम आपका 9 मार्च को है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वाइज बात करेंगे। चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें तैयार करने ही करने हैं एंड इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको एग्ज़ाम भाई अच्छा देना है, फुल में से फुल मार्क्स चाहिए, तो इन टॉपिक्स को तो भाई आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, इनको तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपका आए या ना आए, कोई पता नहीं है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए। ठीक है, तो इन टॉपिक को मत छोड़ना एंड डिटेल में बात करेंगे। सब कुछ लिख के बताऊंगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज। ओके, लेकिन उससे पहले आपको ना भाई मैथ्स का एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा वो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पेपर पैटर्न भाई आपके माइंड में होना चाहिए, किस तरह से कितने नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे। ओके, नहीं पता तो एक बार 2 मिनट लगेगा, बता देता हूँ, ताकि भाई आपके माइंड में पेपर पैटर्न रहे कि पेपर आपका किस तरह से आएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न तो देखो, आपको पता है कि आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स में भी होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स में आपको पता है कि 18 क्वेश्चन जो होंगे आपके, ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे एंड 2 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे। ओके, एंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंड जो कि आपके शॉर्ट आंसर होंगे, मतलब आपका क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसको सोल्व करना है बस, सिंपल। ठीक है, 3 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चन होंगे, इसको भी बस सोल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके होंगे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। ओके, एंड 4 मार्क्स का जो होगा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। ओके, और 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा भाई कितने नंबर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, चिंता मत लो। ओके, तो देखो आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा, आपको पता ही है। ओके, एंड 20 नंबर का आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स, मतलब 10 नंबर यहाँ हो गए। ठीक है, एंड ये आपका 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, मतलब 18 नंबर, और यहाँ पे तुम्हारा 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस, यहाँ पे 12 हो गए, तो 18 12 30 हो गया। ठीक है, और ये आपका 20, तो टोटल मिला के आपके 80 नंबर के बन रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके एमसीक्यू में तो कोई ऑप्शन बेस्ड नहीं होगा, ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आपका ये जो 2 3 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। ओके, ऑप्शन भी देता है, तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बट मेरा काम था पेपर पैटर्न आपके माइंड में डालना कि किस तरह का आपका पेपर पैटर्न बनेगा। पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, फिर 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लास्ट में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के जो होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये था आपका पेपर पैटर्न जो सिंपल था। ठीक है, एंड जानना आपका जरूरी है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और वो कितने नंबर में आएंगे। ओके, तो इस पे बात करते हैं, चैप्टर वाइज हम बात करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई कौन कौन, मतलब चैप्टर वाइज आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका पता है रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही है रिलेशन 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तुम्हारा ट्रांजिटिव। तो ये आपका सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, पूछ लेगा भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, या तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर एक आपका इसी से बनता है, तीनों अगर रिलेशन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताओ, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, बोल सकता है कि प्रूव करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब तीनों ही प्रूफ करना होगा। एंड मैं बता देता हूँ आपको
कि आपका इस पे जो बेस्ड है किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यू तो मैंने बोल ही दिया हूँ, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। एंड तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो आएगा, मैंने बोला इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ये आपका 2 मार्क्स में दे सकता है या 3 मार्क्स में, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके क्वेश्चन देखो आपका किस टाइप में आएगा, मैं बता देता हूँ। आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो आपको ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ये जो दिख रहा है सो दैट करने वाला, कि आपका नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव, ये प्रूव करो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, अगर ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो प्रैक्टिस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हो, ओके। एंड तुम्हारा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अब प्रैक्टिस नहीं करने आपको, मतलब आप सारे क्वेश्चन लगाने नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपने एनसीईआरटी पहले भी सोल्व कर रखी होगी। एंड यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था आपको एमसीक्यू बेस कैसे आएगा, तो यहाँ पे इस टाइप में क्वेश्चन दिया होगा आपको, बोल ऑप्शन में दे रखा होगा आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें से आपको देखना कि ये जो आपको सेट दिया है, एंड यहाँ पे रिलेशन भी दे देगा, इसको रिलेशन देख के आपको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ओके। फिर वहाँ से आपको ये ऑप्शन लगाना है, तो इस पर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे हम पता करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेनली आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको पता होना चाहिए कैसे हम करते हैं, ओके। एंड थर्ड आपका टॉपिक है, देखो रिलेशन में इतना ही था। एंड उसके बाद आपका जो फंक्शन है, फंक्शन में आपका एक तो 1 1 फंक्शन, ओके, और एक तुम्हारा ओंटो फंक्शन, ओके, एंड ओंटो फंक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 1 और ओंटो से आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, एंड इससे आपका 2 और 3 मार्क्स में भी बन सकता है, ओके। एंड आपका अगर 1 1 फंक्शन और ओंटो फंक्शन दोनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। एंड 1 1 को हम एक और नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ओके। एंड तुम्हारा इसको हम जानते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इंजेक्टिव फंक्शन करके बोला कि इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं ये बताओ, तो आप समझ जाना 1 1 फंक्शन ही हमें पता करना है, ओके। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन आपका जब 1 1 और ओंटो दोनों होता है तो बाइजेक्टिव होता है, ओके। तो बाइजेक्टिव भी फंक्शन आपका बोल सकता है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, क्वेश्चन में आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है, उसको प्रूव करने के लिए बोल सकता है बाइजेक्टिव है कि नहीं वो बताओ। तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में यहाँ से भी आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, ठीक है। बट आपका पीवाईक्यू जब आप करोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, तो उससे आइडिया लगेगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, सो दैट दिस सिग्नम फंक्शन, ये जो है आपका इज नाइदर 1 1 और नॉट ओंटो, ओके। इस टाइप का आपको फंक्शन दिया होगा, इसको प्रूव करने के लिए बोलेगा ये आपका प्रूव करो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। या फिर इस टाइप का दिया होगा, ओके, इस टाइप का दे रखा होगा। या फिर यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है फंक्शन यहाँ पे, सो दैट फंक्शन इज 1 1, इस टाइप में क्वेश्चन दे सकता है, ओके। तो डायरेक्ट भी दे सकता है, एंड पीवाईक्यू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस टाइप में दे रखा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाए कैसे हम 1 1 और ओंटो फंक्शन पहचानते हैं, ओके, एंड करते हैं। तो इतना ही है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। एंड चैप्टर 2 जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नो, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर सिंपल लिख देता हूँ मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इससे तो बस सिंपल है, इससे आपको ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा, 2 या 3 एमसीक्यू आएगा, इसी पे बेस्ड आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर डोमेन रेंज से आ सकता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू से आ सकता है, डोमेन रेंज से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज पता होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नो की, ठीक है, डोमेन रेंज। और एक है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो बस यही है एमसीक्यू, मोस्टली आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा इससे। हो सकता है आपका 2 मार्क्स में भी दे दे, बट इतना चांस है नहीं 2 मार्क्स में।
बट PYQ करना आपको आइडिया लग जाएगा कि 2 मार्क्स में किस टाइप में देता है। ओके, तो चैप्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, MCQ ही आएगा। ओके, एंड चैप्टर 3 जो आपका मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले तो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका MCQ बनता है। तो टाइप्स ऑफ सारे मैट्रिक्स के आपको टाइप पता होने चाहिए, कौन कौन से टाइप है, ठीक है, मैट्रिसेस के। एंड आपका दूसरा जो है सारे के सारे टाइप, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे बन सकता है एडिशन। देखो आपका मैट्रिसेस का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का तो आना ही चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है। मैट्रिसेस आपने चैप्टर करा होगा तो आपको आता होगा। ओके, एंड इसी में आपका टॉपिक बनता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे आपको MCQ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। MCQ भी आ सकता है, इससे बोल देगा भैया ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये आप बताओ, ठीक है, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। एंड इससे आपको 2 या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मोस्टली 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो वो भी आपको मतलब दे रखा होगा क्वेश्चन में, बोलेगा स्क्यू सिमेट्रिक बताओ या फिर सिमेट्रिक बताओ। ओके, मैं दिखा भी देता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन। देखो PYQ तो आपको करना इंपॉर्टेंट है। PYQ अगर करके नहीं जाओगे लास्ट 5 साल 10 साल के, तो भाई दिक्कत होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाना PYQ। यहाँ पे देखो आपको ट्रांसपोजिशन निकलना आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बताओ, वेरीफाई करके दिखाओ सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, इस टाइप का या फिर इस टाइप का भी दे सकता है, ठीक है। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप में ही दे सकता है। ओके, तो ये करना, ओके, प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं। ओके, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 डेटरमाइनेंट। देखो जो डेटरमाइनेंट है ना, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये आपका बड़ा चैप्टर भी है एंड हाई वेटेज भी रखता है। ओके, तो इससे देखो सबसे पहला तो आपका सारे के सारे प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए डेटरमाइनेंट के। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमाइनेंट के जितनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि यहाँ से आपके MCQ बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमाइनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज मत छोड़ना इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टीज तो आपको सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड फॉर्मूला जितने भी है, फॉर्मूला आपके क्या ही कहोगे, इसको प्रॉपर्टीज ही कहो, जितनी प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड इसी में आपका इनवर्स निकालना आना चाहिए भैया आपको। मैट्रिक्स का कैसे हम इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, इनवर्स, या फिर इसको कह सकते हैं फाइंड इनवर्स करना, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन में आपको MCQ में नहीं दे सकता है, डायरेक्ट भी इसका इनवर्स फाइंड करो। ओके, एंड इसको एक MCQ में ही दे सकता है और 2 मार्क्स में भी दे सकता है कि इनवर्स फाइंड करो मैट्रिक्स का। ओके, ये मैट्रिक्स दे देगा, उसका इनवर्स आपको फाइंड करना होगा, यहाँ से MCQ बन सकते हैं आपके। एंड आपका एक है एरिया पे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा। डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए नहीं बोलेगा वो, आपको हो सकता है एरिया दे दे, उसमें आपको बोल दे कि भाई इसमें के की वैल्यू मतलब 3 पॉइंट दे देंगे, उसमें एरिया भी बता देंगे, और उससे बोलेंगे फिर उसमें बोलेंगे फिर के की वैल्यू बताओ, उसमें एक पॉइंट में आपको के दे देगा। मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। एंड आपको एरिया दे देगा, ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट भी दे देगा। यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड करने आनी चाहिए, या फिर आपको 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा ये कोलिनियर है, तब आप इसको मतलब या फिर प्रूफ करके दिखाओ कि भाई 3 पॉइंट है आपके, ये कोलिनियर है, ठीक है, ऐसे दे सकता है। या फिर आपको कोलिनियर बोल देगा, कोलिनियर है, ठीक है, एंड उसमें फिर आपको बोलेगा कि इसमें के की वैल्यू बताओ, या ऐसे ही करके दे देगा, ठीक है, के की वैल्यू बताओ, या फिर ए बी कोई भी मिसिंग कर देगा एक पॉइंट, जैसे इसमें के दे रखा है वैसे ही यहाँ पे पॉइंट में एक में के दे देगा और बोलेगा पॉइंट कोलिनियर है,
तो आप के की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, उस टाइप का भी दे सकता है। या फिर ये देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट दे देगा, ठीक है, एंड बोल देगा यूजिंग डेटरमाइनेंट, या फिर नहीं भी बोलेगा यूजिंग डेटरमाइनेंट, तब भी आपको बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, एंड यहाँ पे बोल देगा ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दे रखा है आपको, तीसरा पॉइंट नहीं पता, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है। नहीं पता तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेटरमाइनेंट वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, वो आप तैयारी करके जाना। 1/2 यहाँ पे तुम्हारा x1 सॉरी एक्स वाई, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा x1 x2 एंड तुम्हारा सॉरी x1 y1 एंड x2 y2, ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 1 1, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओके, यहीं से आपको वैल्यू निकलेगी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एरिया बेस्ड। यहीं पे आपका एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने बोल दिया हूँ एरिया पे आपका 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, मोस्टली 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे इसको, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का, ठीक है, या फिर आपका 4 नंबर में केस स्टडी बेस्ड भी दे सकता है, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वाला आपका टॉपिक है, लास्ट में आपकी एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड, उसमें आपको लीनियर इक्वेशंस दे देगा, ठीक है, एंड बोलेगा कि उसमें आप मतलब पॉइंट फाइंड करो, एक्स वाई जी फाइंड करो, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। उसमें आपको ए इनवर्स भी निकालना पड़ता है, आपको पता है, ठीक है, उसमें इनवर्स इनवर्स एडजॉइंट भी निकालना पड़ जाता है, ट्रांसपोज भी निकालना पड़ जाता है, उसमें सब कुछ मतलब हो जाता है, ओके, इसलिए वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है एंड वो आपका 5 नंबर में आता है, ओके। एंड यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका वर्ड प्रॉब्लम पे दे सकता है, ओके, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड भी दे सकता है। पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करके लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर वहां से डेटरमाइनेंट का यूज करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप का ही दे सकते हैं, मैं दिखाया था किस टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, आपको पता भी होगा, वैसे आपने प्रैक्टिस करा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, इस टाइप का सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ओके। यहाँ पे ये जो दिख रहा है 2 इक्वेशन वाला और 3 इक्वेशन वाला, 2 इक्वेशन वाला हो सकता है 3 नंबर में दे दे या फिर 2 नंबर में दे दे, बट ये 3 इक्वेशन वाला मेन है, 3 इक्वेशन दे देगा एक्स वाई जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको लीनियर इक्वेशन से, मतलब मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, या फिर यहाँ पे देखो इस टाइप का दे देगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, ओके। तो ये भी आपको आना चाहिए, या फिर आपको ए मैट्रिक्स दे देगा, ओके, एंड यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन भी दे देगा, तब आपको बोलेगा कि एक तो फाइंड ए इनवर्स फाइंड करो, ठीक है, एंड इसका यूज करते हुए आप मतलब इसको भी सोल्व करो, ओके। तो इस टाइप का ही दे सकता है। एक आपका एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एंड इस टाइप का आपका लीनियर इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा सोल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड। नहीं भी बोलेगा मैट्रिक्स मेथड तब भी आप समझ जाओगे यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही लगाना है आपको, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसकी ये तो आपको तैयारी करके ही जाना है, क्योंकि इसी से आपका इनवर्स भी निकालना सीखोगे, एडजॉइंट भी निकालना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, एंड माइनर कोफैक्टर सब सीखना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चैप्टर 4 डेटरमाइनेंट आपका लॉन्ग चैप्टर है एंड हाई वेटेज वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड चैप्टर 5 जो आपका डेरिवेटिव पे बेस्ड है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पे जो बेस्ड है, डिफरेंशिबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। तो इस पे बेस्ड जो है आपका, इसमें देखो सबसे पहला ही आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो आपका ये बोल सकता है, निकालने के लिए बोलेगा कि फंक्शन बताओ कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, उस टाइप में दे सकता है, ठीक है। एंड दूसरा आपका आपको फाइंड करने के लिए बोल सकता है के की वैल्यू फाइंड करो इफ हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, बोल देगा कॉन्टिन्यूअस है, तब हमको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, ओके। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से, ये कॉन्टिन्यूटी वाले से आपका एक ही नंबर में एमसीक्यू भी बन सकता है, ओके। एंड इस पे आपका फाइंड के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा इफ आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस दे देगा, ठीक है, फंक्शन आपका कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे वो फंक्शन दे देगा, ओके। एंड यहाँ पे ये आपका 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, ये 3 मार्क्स में। मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो
बोल देगा फाइंड वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ के की, आपको ऐसे फंक्शन दे देगा, ठीक है। एंड बोल देगा यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कोई भी एक दे सकता है, ठीक है, इससे ही दे सकता है, अलग भी कोई भी दे सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू दो भी दे सकता है, ये आपका 3 मार्क्स में दे देगा, ठीक है। ए एंड बी दो अगर वेरिएबल मतलब वैल्यू फाइंड करने हैं तो ये आपका 3 मार्क्स में दे सकता है, ठीक है। एंड सेम नहीं देगा, आपका कुछ दूसरा दे सकता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ओके। कॉन्टिन्यूस फंक्शन की पहचान क्या होती है, हमारे पता है कि आपका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट से और इक्वल आ जाए आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, तो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। नहीं होगा इक्वल, कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, ओके, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसे देखो, एक तो सिंपल ऐसे ही पूछ सकता है कि आप बताओ मॉडुलस फंक्शन जो आपका वो आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, एमसीक्यू में दे सकता है, ठीक है। या फिर आपका एग्जामिन द साइन मोड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये बताओ है कि नहीं, ये आपका एमसीक्यू में दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको पता होना चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन से देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालने वाला, ठीक है, के की वैल्यू कोई भी वैल्यू, तो आपको पहले तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकालना आना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। एंड तीसरा आपका है यहाँ पे, उसके बाद देखो डेरिवेटिव यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि मेनली डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज। तो भाई ऐसे मत करना कि डेरिवेटिव फॉर्मूलाज तुम्हें याद करके ही ना जाओ, या फिर तुम्हें हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा माइंड में हो कि भाई इतना मेरे को कंफ्यूजन ना रहे। मेरा कहने का मतलब है कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ऐसा ना हो भाई। जितने भी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज है सबके सब आपको याद होने चाहिए, मुंह जबानी याद होने चाहिए। याद जब ही होंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही फॉर्मूलाज आपको याद होते जाएंगे, ओके। तो मुझे पता है कि भाई आप शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है, एक साल आपने मैथ पढ़ा है, तो आपने प्रैक्टिस भी दवा के करी होगी, और दवा की प्रैक्टिस करिए तो आपको फॉर्मूलाज तो सारे याद होंगे, डेरिवेटिव फॉर्मूलाज, ठीक है। तो भाई ऐसा ना हो कि आपको याद ना हो एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपने साल भर जितना भी प्रैक्टिस करा, मेहनत करा, याद करा, जो भी करा, लेकिन अगर एग्जाम में भूलते हो फॉर्मूलाज तो आपकी गलती है ये, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है डेरिवेटिव में आपका, एक तो आपका देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे जो आपका फंक्शन दिया होता है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का यूज़ करके आपको डेरिवेटिव करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वाला। एंड तुम्हारा दूसरा इसी में आपका देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का यूज़ करके फंक्शन कोई भी दे सकता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का यूज़ करके करना होगा। तो इस पे बेस्ड आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ओके, डेरिवेटिव पे। या फिर आपका डबल डेरिवेटिव पे आ सकता है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर पे बेस्ड इसका क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव करने के लिए बोल सकता है कि भाई कोई भी मतलब बोल देगा कि डबल डेरिवेटिव आपका मतलब फंक्शन भी दे रखा होगा, और बोल देगा कि डबल डेरिवेटिव ये दे रखा है, ठीक है, प्रूफ करो। मैं दिखाया हूँ आपको, पहले तो ये लॉग वाला दिखाया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का यूज़ करके कैसे हम करते हैं, और डबल डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है। ये देखो आपके जितने भी है ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का यूज़ करके, और इसमें सभी में टेकिंग लॉग मतलब लॉग लेके चलना है आपको, एंड लॉग लेके इसको सोल्व करना है सारे को क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई आपके कैलकुलस बेस्ड होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं, अलग से भी जितने भी टेकिंग लॉग वाले क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड जितना प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो वैसे प्रैक्टिस कर ही रखे होंगे आपने, ठीक है। एंड ये आपका टेकिंग लॉग, लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज होगी, और इसमें आप लॉग लेके करते हो, ओके, फंक्शन में क्या करते हो, टेकिंग लॉग का यूज करके करते हो। एंड डबल डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये भी आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में देगा, मोस्टली 3 मार्क्स में मिलेगा आपको डबल डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन, ओके। एंड हो सकेगा तो इसमें आपका पैरामेट्रिक फॉर्म पे जो बेस्ड होता है क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा लेंथी होगा, तो आपका 3 मार्क्स में दे सकता है, सिंपल होगा तो आपका 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे, आपको एक्स भी कोई फंक्शन दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा होगा, मान के चलो टी स्क्वायर प्लस में 2, एंड वाई भी आपका वेरिएबल किसी दूसरे टर्म्स में, मतलब टी वेरिएबल है तो टी के वेरिएबल के ही टर्म्स में दे रखा होगा, टी स्क्वायर प्लस में 40 ले लो, ठीक है, इस टाइप में दे रखा होगा। पहले आपको यहाँ पे टी वेरिएबल है तो यहाँ पे आपको टी के रिस्पेक्ट में
इसको सोल्व करना है तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, ओके, एंड यहाँ से आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे, मतलब टी के रिस्पेक्ट में आपको सोल्व करना होता है। फिर आपको डिवाइड करना है किसको, इसको डिवाइड करना है इससे, ओ सॉरी इसको डिवाइड करना है इससे, ओके। तो इसको नीचे ले जाओगे, ठीक है, फिर वहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो आपको तो सीधा सीधा बोलेगा फाइंड करने के लिए बोलेगा सीधा डी वाई बाई डी एक्स। आपको खुद ही समझना है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसको सोल्व करना है, इसको फिर टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सोल्व करना है, फिर उसको इसको डिवाइड कर देना है, सॉरी इसको डिवाइड कर देना है इससे, ओके। तो ये डिवाइड में जाएगा, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन कैसे होते हैं, ओके। तो ये भी आपको 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। एक आपका एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इस पे बेस्ड, इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड आपका एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें आपके एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों ही आपका एक ही में दे दे, ठीक है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब आपका वाई किसी दूसरे टर्म्स में, मतलब दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा हो, मान लो एक्स माइनस में 5, ये आपका मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, जिसमें आपको सीधा डी वाई बाई डी एक्स आप निकालते हो एक्स की मतलब रिस्पेक्ट में सोल्व करके, यहाँ पे आपको एक्स और वाई दोनों एक साथ ही दे देता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड आपको डायरेक्ट फंक्शन दे रखा होता है तो उसको आप क्या करते हो, वाई के इक्वल लेके मतलब सोल्व करते हो ना। पहले वाई यहाँ पे आपको कोई मान को चलो एक्स माइनस में 5 है, ठीक है, मैंने तो ये सिंपल लिया हूँ, मान के चलो एक्स माइनस में 5 है, ये साइन एक्स ले लो, इसको बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन सोल्व मतलब डेरिवेटिव करो। तो आप क्या करते हो, वाई के इक्वल लेते हो ना, फिर उसका डेरिवेटिव करते हो, तो ये आपका सारा एक्सप्लिसिट फॉर्म होता है। बट आपको अगर यहाँ पे दे दे ऐसे वाई प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये आपका इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इसको सोल्व करने कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब मैंने बता रखा हूँ आपको। एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है, ओके, एंड 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, कोई उतना है नहीं, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड आपका एक और टॉपिक है यहाँ पे चेन रूल पे बेस्ड, चेन रूल का यूज करके क्वेश्चन आपका सोल्व करने के लिए बोल सकता है, ओके, जहाँ पे आपको डेरिवेटिव करने होते हैं। पहले आप क्या फॉर्मूला लगाने के लिए एक्स लेट करके मतलब डेरिवेटिव करते हो ना, एंड एक्स नहीं होता तो फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव करते हो, तो उस तरह का मतलब सोल्व करने वाला आपका चेन रूल का यूज करते हो। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है या फिर एमसीक्यू में, ओके। तो मैं दिखाता हूँ आपको चेन रूल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये जितने भी आपके चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, एंड यही नहीं आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको लग रहा हो चेन रूल लगाना है, वो सारे के सारे चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल आपको अगर डेरिवेटिव करने के लिए बोलते भाई कि डेरिवेटिव करो, और यहाँ पे आप ये देखो साइन, इसको आप पहले एक्स मानते हो तो साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगाते हो, फिर इसको एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पे देखो कोस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, पहले इसको एक्स मान लोगे, ठीक है, कोस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर साइन एक्स का अगर आपने एक्स मानता बट एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करते हो। तो यही है बस चेन रूल। एंड इस तरह क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने आने चाहिए। एंड आपका इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ज़्यादा उतना है नहीं, तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड देखो चैप्टर 5 उसके बाद आपका है चैप्टर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से क्वेश्चन भाई भैया बनते हैं बहुत, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका टॉपिक इसमें आता है रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको कई सारे फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए सर, मतलब स्पेयर का फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो गया एंड क्यूब हो गया, ये सब आपको याद होने चाहिए भाई। टाइम को रिस्पेक्ट मान के आपको डेरिवेटिव करना हो सकता है, वेलोसिटी को रिस्पेक्ट मान के आपको डेरिवेटिव करना हो सकता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ओके। एंड ये चैप्टर कई बच्चों को ना भाई, मैं झूठ क्यों कहूँ, कई बच्चों को क्या, मुझे भी मुश्किल लगता था ये चैप्टर, शुरुआत में मुश्किल लगता था, मतलब पहली बार आप इसको समझने जाओगे एंड करने जाओगे तो मुश्किल लगेगा। एंड आपने अगर 1 साल भैया दिया है, 1 साल में मतलब इस चैप्टर को एक आधी बार कर रखा है और फिर प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन भी करते हो, तो ये चैप्टर आपको उतना मुश्किल नहीं, ईजी लगेगा, उतना हार्ड भी नहीं है। बट इसको समझने वाला चैप्टर है ये, और इसको समझना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका पहला तो रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड 3 मार्क्स में दे सकता है, क्योंकि इस पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, जिसमें आपको कई सारे फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए, मैंने जैसे बोला, ठीक है। सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है,
एंड तुम्हारा इसमें स्पेयर का तो फॉर्मूला बोला ही हूँ, क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया आपका। ये जितने ही फॉर्मूलाज है भाई आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम उसका याद होना चाहिए, एरिया याद होना चाहिए, ठीक है। एंड आप अगर यहाँ पे देखो एक्सरसाइज आपकी जो 6.1 है ना, ये रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके जितने भी, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, एक ही बार प्रैक्टिस करोगे लेकिन आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से सोल्व करना होता है ये सब क्वेश्चन, ओके। एंड उतना ज़्यादा हवा में मत लेना इस चैप्टर को या फिर इस रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक को। बस एक बार प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के 17-18 क्वेश्चन है इसको बस एक बार कर लेना, ठीक है, आपको आइडिया लग जाए किस तरह से मतलब इसके क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। एंड देन बस एंड पीवाईक्यू कर लेना, इनफ है, ठीक है। इतना भी मतलब इसको टेंशन में मत लेना कि बस इसी पे लगे पड़े हो, इसी वाले टॉपिक पे लगे पड़े हो, इसी चैप्टर पे लगे पड़े हो, ओके। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये कर लेना आप, ओके। रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आपका है इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है कैसे हम निकालते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एक है मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड तुम्हारा एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। ये आपको पता नहीं चाहिए, ये देखने को सीधा मिलेगा आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ओके, इस तरह का क्वेश्चन। एंड एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा से या फिर आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ओके। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ये भी आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ठीक है। एंड तुम्हें आपको पता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है ना। एंड तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे वेवी कर्व लगाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आपको देखना होता है कि जो भी आपके पॉइंट होते हैं -5 ले लो, 0 ले लो एंड ये 3 ले लो, तो इसमें आपका प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, ये आप करके देखते हो, ठीक है। इसमें मान के चलो प्लस हुआ एंड इसमें मान के चलो माइनस हुआ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है मेरा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मेरा हो रहा है कहाँ पे, -5 से, जिसमें पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। -5 से 3, तो -5 से यहाँ पे देखो 3 जो है आपका, देखो ओपन और क्लोज भी आपको फंक्शन से ही पता चलेगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे मेरा ओपन ओपन है, ठीक है, तो -5 से 3 ये हो गया मेरा। एंड डिक्रीजिंग का हो रहा है, डिक्रीजिंग आपका एक तो यहाँ पे -इन्फाइनाइटी है और ये इन्फाइनाइटी, तो -इन्फाइनाइटी से 5 तक जा रहा है पहले तो, ठीक है, -इन्फाइनाइटी से -5 तक, ओके। एंड फिर यूनियन आपका 3 से आपका इन्फाइनाइटी तक। ऐसे समझ नहीं आएगा, ये तो मैंने बस बताया कि कैसे आपको यहाँ पे करना होता है, पहचानना होता है, ओके। एंड इस तरह का क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मैं दिखाया था किस टाइप में आपका क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। ये देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बोल देगा फाइंड द इंटरवल, आपको फाइंड करना है यहाँ पे इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है, जैसे मैंने फाइंड करा, ओके। आपको फंक्शन दे देगा ऐसे ही, आपको यहाँ पे देखो फंक्शन दे रखा है, आपको इंटरवल फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली में आपका क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ओके। स्ट्रिक्टली में क्या होता है आपका, क्लोज्ड होता है। एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपका ओपन इंटरवल होता है, बस इतना ही है फर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये जितने भी क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड, ये सारे के सारे आपको करने हैं भाई। एंड प्रैक्टिस करोगे भाई तभी आपका बात बनेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन जितने भी ये प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह से हमें सोल्व करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को, ओके। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू करोगे तो आपको ईजी रहेगा सोल्व करना, ओके। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये भी कहा गया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे बेस्ड क्वेश्चन आपका। ये रहा, देखो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये फंक्शन आपको दे रखा है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे फिर आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया आपने, तो फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करोगे, तो वहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, अगर वो आपका नेगेटिव आया मतलब वो मैक्सिमा है एंड डबल डेरिवेटिव में, एंड अगर पॉजिटिव आया तो वो मिनिमा है ना। एंड फिर
आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमा, वो तो आपको पता चल गया। फिर उसको आपको डालना है, इसी फंक्शन में पॉइंट डालना है, फिर वहाँ से आपको क्या लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो यही है। एंड इसको सोल्व, देखो ऐसे हवा में बताऊंगा तो नहीं समझ आएगा आपको, बट इसको सोल्व करोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, एंड आपका इम्पोर्टेंट है एक, इसे देखो आपका केस स्टडी बनता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है भाई। यहाँ से आपका जो लास्ट का एक्सरसाइज है, ठीक है, लास्ट का एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, यहाँ से भैया केस स्टडी बनाते हैं दबा के। दबा के मतलब हर साल वैसे पूछते ही है, ठीक है, इस चैप्टर से तुम खास कर, बट कह नहीं सकते, बट हाँ मोस्टली साल तो पूछते ही है। ठीक है, इस साल चांसेस बहुत ज़्यादा है पूछने के इस वाले चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, 4 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। देखो ये जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 17 एंड तुम्हारा ये कहा गया 30, 23, 24 एंड ये तो आपको इससे आइडिया लगेगा किस तरह से सोल्व करना है हमें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमें सोल्व करना है। बट जब आप केस स्टडी सोल्व करोगे जब भी आपको पूरा आइडिया लगे केस स्टडी कैसे सोल्व करना है हमको। ओके, तो वो भी आपको आना चाहिए। एंड मोस्टली मैंने बोला कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ओके, आपको यहाँ पे मतलब एक स्क्वायर दे देगा, उसका कॉर्नर से मतलब कट कर देगा बॉक्स का। ओके, वो आपको जब करोगे आप जब भी पता चलेगा। ओके, तो फिर आपको बोल देगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है कि भाई मैक्सिमम, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, कितना हो सकता है। ओके, तो वॉल्यूम बताने के लिए बोलेगा, तो कैसे हम कट करें वो बता दे बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये तो सिंपल है, बट आपका हार्ड भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसका मोस्टली चांस है बनने के एंड लास्ट एक्सरसाइज से। तो उसके जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कैसे हम सोल्व करते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, उसके बाद केस स्टडी प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा उतना है नहीं। ओके, एंड सबको ये चैप्टर हार्ड लगता है वैसे तो, मुझे भी लगता था, मैंने जैसे बोला कि भाई मुझे भी लगता था। एंड मैंने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे इस पे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करे थे, पहले तो एक्सरसाइज ही सोल्व करे थे, उससे आइडिया लगा था कैसे हमको सोल्व करना है, कैसे अप्रोच रखना है। एंड फिर बहुत सारे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, इजी लग गया था, ज़्यादा भी उतना हार्ड चैप्टर नहीं लगा था फिर। एंड आपको भी यही करना है। ओके, आपने अगर सालों से पढ़ मतलब साल पूरा भर पढ़ा है तो आपको उतना डरने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने अगर इस चैप्टर को तैयार नहीं कर रखा था, अभी नया नया करोगे तो हो सकेगा, तो इस वाले अभी पहले इस वाले चैप्टर को मतलब छोड़ के रखना, पहले बाकी चैप्टर्स करना, फिर उसके बाद इस चैप्टर पे आना। एंड इसके भी इंपॉर्टेंट पहले यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा ये सब सीख लेना। ओके, ये ज़्यादा इजी है। एंड उसके बाद फिर रेट ऑफ चेंज सीखना, पीडीएफ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करना। ठीक है, तभी जाके आपको मतलब इस पे भी, फिर उसके बाद भी आपको इसको भी, इससे डरना नहीं है यार कि इस पे, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो बतेरे है। ठीक है, तो हो सारे क्वेश्चन सोल्व करने ना बैठो, क्वेश्चन क्वेश्चन के सोल्व करने के बजाय आप कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। टॉपिक सीख लोगे तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वही आ जाए, बट हाँ टॉपिक सीखा होगा तो आप हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कर सको। ओके, तो ये चैप्टर 6 था आपका। चैप्टर 7 जो है वो तो आपको पता है इंटीग्रेशन है, एंड ये बड़ा चैप्टर भी है आपका एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, हाई वेटेज रखने वाला चैप्टर भी है। ओके, तो इसमें तो सबसे पहले आपका यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो आपका बेस्ड होता है एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो बेस्ड है। ओके, एंड तुम्हारा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों जो एक्सरसाइज है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों एक्सरसाइज मतलब यहाँ से भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना और पार्शियल फ्रैक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। भाई देखो एक चीज़ तो मैं कह देता हूँ, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूलाज है ये तो पता ही होना चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स में जितने फॉर्मूलाज है, हर चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज है सभी के सभी आपको पता होना चाहिए भाई। वहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे कि भाई इसका क्या फॉर्मूला था क्या नहीं था, याद नहीं हुआ यार, या फिर याद था बट अभी याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा भाई वहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि वो तो तुम्हारी गलती है ना फिर कि तुम्हें याद नहीं था या कैसे, कुछ भी बहाना बनाओ कुछ भी, लेकिन वो तो फिर तुम्हारी गलती है यार कि तुम्हें याद क्यों नहीं था। क्योंकि भाई एग्जाम वाला तो नहीं बोलेगा कि तुम्हें याद था या नहीं था, तुम्हें ही लिखना है भाई, तुम्हें याद है तो तुम लिख पाओगे, नहीं नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो वो तुम्हें याद होने चाहिए, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ। ओके,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए आपको, तभी आप ये वाली एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे, बाकी जितने भी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो है आपका इंटीग्रेशन में भी काम आता है, ठीक है, डेरिवेटिव में भी काम आता है, आगे भी चैप्टर्स है उसमें काम आता है। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना आना चाहिए आपको, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इससे पहले आपकी ये देखो, ये एक्सरसाइज है आपकी 7.5, ओके। एंड इससे पहले की एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 7.4 है, इसको कर लेना आप, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाए कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ओके। एंड उसका फिर कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने में इजी रहे, ओके। एंड तुम्हारा इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कैसे करते हैं हम, ये आपका जो है एमसीक्यू पे ही देखने को मिल सकता है। इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोल सकता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने के लिए हो सकता है कि करना पड़े। एंड इंटीग्रेशन भी सिंपल सिंपल आपका फाइंड इंटीग्रेशन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यू में ही दे सकता है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड ये देखो, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बताया हूँ। एंड आपका एक और है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इससे कभी कभी दे देता है यार, मैंने देखा है, इससे कभी कभी आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे देता है, ओके। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़े, ओके। तो ये हो गया आपका। एंड तुम्हारा पांचवा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ओके। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबी होगी, बट डिटेल वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ओके। ज़्यादा चांस है, या फिर मैं ले लूँ यहाँ पे 99% चांस है आपका कि एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन बाय वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे देखने को मिल सकता है, वो भी आपको हो सकता है 5 मार्क्स में देखने को मिले, या फिर आपका 3 मार्क्स में, ठीक है। क्योंकि इसका लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशन होता है, बट आपका अगर फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाए, प्रॉपर्टीज जो है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, देखो कई बार ना डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट देता है कि उसको आपको दिख ही जाएगा इंटीग्रेशन में कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ओके। जितनी प्रॉपर्टीज है सारी याद होनी चाहिए आपको, और सारी लगानी आनी चाहिए, ओके। जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, क्वेश्चन को देख के ही आप पहचान लोगे कि इसमें प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। तो 3 मार्क्स में तो आपका डायरेक्ट वाला प्रॉपर्टी देगा कि आपको पता चल जाएगा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ओके। एंड डायरेक्ट सोल्व कर लोगे, ओके। बट आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करना पड़ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी पता करने पड़ जाए, एंड तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन भी का यूज़ हो जाए उसमें, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा डेफिनाइट इंटीग्रेशन भी यूज़ होगा, हो जाए, ठीक है। तो वो आपका 5 नंबर में देगा, ओके। तो ये तो मतलब इंटीग्रेशन पे तो भाई मैं यही कहूँगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, एंड फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इस पे, एंड PYQ सोल्व करने, जिससे आइडिया लगेगा किस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं आपके, ओके। इतना ही था आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन पे। एंड अब है आपका चैप्टर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चांस है जो कि आपको सीधा एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ओके। फाइंड एरिया यूजिंग एप इंटीग्रेशन, ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन। उसमें भी आपको बस एक लाइन और एक कर्व का ही बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। पहले तो होता था कि आपको 2 कर्व होते थे, एक लाइन होता था, उनके बीच का एरिया निकालना पड़ता था। बट अब तो तुम्हारा देखो, एक कर्व है, मान के चलो ऐसा कर्व है, ओके, एक लाइन है, ऐसा है। तो ये जहाँ आपका मान लो ये इतना है, ठीक है, यहाँ मिला और यहाँ मिला, इसका एरिया निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कर्व के, ये एक्स एक्सिस पे ही बोल सकते हैं, वाई एक्सिस पे ही बोल सकते हैं, वो तो उसकी सिरदर्दी है, वो जिस पे ही बोले, ओके। तो ये हो गया। एंड इसका आपको एरिया निकालने के लिए बोल सकता है कि इसका एरिया निकालो, तो ये डायरेक्ट आपको ग्राफ बना के नहीं देगा, वो आपको इक्वेशन से ही समझना है कि कौन सा ग्राफ बनेगा, ओके। पैराबोला का ग्राफ बनेगा तो कौन सा वाला बनेगा, वो इक्वेशन से पता चलेगा आपको। लाइन का इक्वेशन किस टाइप में जाएगा, इस टाइप में जाएगा लाइन, या इस टाइप में जाएगा, वो आपको इक्वेशन से ही पता चलेगा, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने आनी चाहिए। पूरा मैं कहूँगा कि आपको एक्सरसाइज 8.1 जो आपकी एक ही एक्सरसाइज है वो आपको आनी चाहिए, ये जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है, ओके।
ये आपको पूरी सोल्व करनी आनी चाहिए एंड साथ साथ आपको पीवाईक्यू करने आनी चाहिए, मतलब पीवाईक्यू करोगे और ये पूरी 8.1 एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे, आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। ओके, तो ये आपको करना है, ठीक है। एंड इस पे एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका 3 मार्क्स में या फिर आपका 5 मार्क्स में। ओके, तो ये था आपका। एंड चैप्टर 9 जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भाई आपका क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका हो सकता है कि इस पे आपका ऑर्डर और डिग्री पे बन जाए, ऑर्डर और डिग्री पे बन सकता है, ठीक है, वो भी एमसीक्यू बन सकता है। एंड तुम्हारा फाइंड करने की बोल सकता है ऑर्डर या डिग्री, या फिर आपको इक्वेशन दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको पता करना होगा कि ऑर्डर और डिग्री कितना है, ठीक है, वो आ सकता है आपका। एंड तुम्हारा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कौन कौन से। फर्स्ट आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे यूज करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में। एंड तुम्हारा होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इसको सोल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे एंड कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मोस्टली आपका होमोजीनियस और लीनियर से ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दे सकता है, सीधा सीधा बोलेगा आपको सोल्व करना है इसको, सोल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड बोलेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर होमोजीनियस सॉल्यूशन, ओके, पार्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, ओके, जनरल सॉल्यूशन। एंड देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा होगा, वहां से आपको फिर कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ता है, तो कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको फिर दोबारा से पुट करना है, तो वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। ओके, वो आप सोल्व करोगे सीखोगे जब भी आपको पता चलेगा। और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में सिंपल आप मतलब आपका निकल जाएगा, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो एंड आपका ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आना चाहिए आपको यहाँ से, क्योंकि आपका ये तो आपको आ ही जाएगा जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू बनता है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको आने चाहिए। यहाँ से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन या फिर केस स्टडी नहीं बनेगा, चिंता मत लो, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा में आपका चैप्टर 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में तो पहले आपको सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर पता होने चाहिए भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, यहाँ से आपका एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर सारे पता होने चाहिए आपको। एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना आना चाहिए वेक्टर का, ठीक है, तो ये तो आना ही चाहिए। एंड तुम्हारा इसमें डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए आपको यहाँ से, क्योंकि आपकी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसकी प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, एंड तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये आपको आना चाहिए। देखो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, ठीक है, इसका यूज करते हुए आते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। एंड आपका यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर में कैसे सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, और तुम्हारा यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज होता है वेक्टर में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। एंड तुम्हारा एरिया पे, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, इसकी स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं, पैरेललोग्राम का और तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है, ये आपको आना चाहिए वेक्टर से, वेक्टर को यूज करके कैसे निकालते हैं हम। एंड तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एंड तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो निकालना आना ही चाहिए आपको, ठीक है,
एंड तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एंड डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं वो आपको वेक्टर में पता होना चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारा इसी में एक है एंगल पे भी आ सकता है आपका, ठीक है, एंगल बेस्ड भी हो सकता है। तो वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से एक एक मतलब कोस थीटा वाला आपका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, साइन थीटा वाला आपका क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है वो फॉर्मूला, उससे एंगल भी आपको पूछ सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही होगा वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से आपको 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आपका 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इसे ट्रायंगल से आपका 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, प्रोजेक्शन पे भी आपका 2 मार्क्स में, ठीक है। एंड तुम्हारा इस पे देखो मैं बोलूंगा वेक्टर अलजेब्रा पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ओके। अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ओके। तो पहले तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए आपको, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करना, उसके बाद आप पीवाईक्यू सोल्व करना, तब आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। एंड और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना करना इस पे, ओके। चैप्टर 11 जो आपका 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 ज्योमेट्री पे जो आपका बेस्ड है 3D पे, उसमें आपका देखो पहले तो आपका डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। एंड इसमें आपको क्योंकि देखो इसमें पहले आपका होता था प्लेन पे बेस्ड भी, ठीक है, प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन होते थे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए, ओके। बट अब क्योंकि प्लेन वाला कॉन्सेप्ट हटा ही दिया है पूरा इसमें से 3D ज्योमेट्री से, तो अब तो बस आपका बचा है लाइन, ओके, लाइन का। तो 3D पे देखो यहाँ पे 3 डायमेंशन मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इस पे मान के चलो ये लाइन जा रही है मेरी, तो इसकी इक्वेशन भी होगी, कोई लाइन की इक्वेशन होगी, है ना। जैसे हमारा 2D पे होता है एक्स और वाई पे होता है, इस पे कोई लाइन होती है तो इसकी इक्वेशन होती है ना, वैसे इसकी भी इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड करके फॉर्म में होगा, तो वही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना आना चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म भी मतलब वेक्टर इक्वेशन भी आपको और कार्टेशियन इक्वेशन भी, ओके। दोनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी, ओके। एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो जब ये इक्वेशन निकालना आप सीखोगे वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, तो इसमें अलग अलग तरह के मतलब केस दिए होंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा 2 पॉइंट दिया होगा, अगर मतलब 2 पॉइंट दे रखा है तब उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 3 पॉइंट से पास करके जा रही हो लाइन तो उसका इक्वेशन कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा हो, एक स्लोप दे रखा हो, या फिर एक पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर दे रखा हो तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, लाइन का उसकी मदद से। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई आपके, तो वो आपको पहचानना है, उस तरह के केस आपको सारे के सारे केस पता होने चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पे, तो तभी आप इसके क्वेश्चन समझ पाओगे एंड कर पाओगे, ठीक है। एक आपका इस पे बेस्ड आता है इमेज पे, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है। लाइन का जो लाइन पे जो आपका इमेज बनता है उसका मतलब उस पॉइंट का आपको यहाँ पे पॉइंट निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है, फाइंड दी। एंड यहाँ पे मान के चलो ये लाइन है मेरी 3D पे, ओके। तो ये पॉइंट है मेरा, कोई है ना पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस पे इमेज बनेगा तो इसके इस तरफ बनेगा, तो मान के चलो ये पी पॉइंट है तो इसका इमेज पी डैश हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दिख रहा होगा आप पी डैश हो गया, तो इसका पॉइंट का आपको एक्स वाई जी मान लो, तो इस पॉइंट का एक्स वाई जी की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, ओके। एंड साथ साथ इन दोनों का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये भी साथ साथ बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस भी बताओ, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, तो ये आपको आने चाहिए भाई। तो मैं आपको कहूंगा भाई कि आपको एक्सरसाइज जो 11.2 है ये आपको पूरी सॉल्व करनी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर दे रखा है और डायरेक्शन दे रखी है, तो डायरेक्शन मतलब होता है क्या, डायरेक्शन मतलब आपका पैरेलल वेक्टर दे रखा है, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब ये आपके पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट मतलब ये 2 -1 और 4 ये आपके पॉइंट है, तो एक पॉइंट मिल गया, एक पैरेलल वेक्टर मिल गया, तो इसकी केस होती है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, और साथ साथ इसमें आपके 4 है आपका डिस्टेंस निकालना, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इस वाले चैप्टर में ना फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप इसमें जितने फॉर्मूलाज हैं उन सबको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कैसे हम मतलब फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में मतलब लगाते हो, ओके, किस तरह के क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। या फिर यहाँ पे 2 केस होगा, स्क्यू लाइंस में, स्क्यू लाइंस का आ सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर पैरेलल लाइंस का,
ओके, पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइंस आपके होते हैं ना तो पैरेलल होते हैं ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके बीच में डिस्टेंस आ सकता है। पैरेलल लाइन तो आपको पता ही है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है। ओके, दोनों का फॉर्मूला है, आप करना तो आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड इसी में आपका एंगल बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है। फाइंड एंगल्स। ओके, फाइंड दी एंगल बिटवीन टू लाइन। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है एंड इस पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। फॉर्मूला पे बेस्ड है क्योंकि ये, एंड तुम्हारा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी। यहाँ पे भी आपका ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन पे बेस्ड है ये आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, मोस्टली 3 मार्क्स में ही बन सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज वाला जो है ये आपका 5 मार्क्स में ही बन सकता है या फिर 3 मार्क्स में। ओके, एंड तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड आपका 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में, मोस्टली 3 मार्क्स में ही बनेगा। ओके, एंड तुम्हारा ये जो है एक तो एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू, सॉरी ये डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और तुम्हारा एक है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके, टू लाइंस के बीच बीच में डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन तो यही है ना आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो हम निकालते हैं, तो यही है आपका। ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स में लिखने वाला था। ओके, तो ये आपका चलो यही है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, तो ये इतने ही कॉन्सेप्ट है आपके। एंड मैं ये कहूँगा कि आपको ना पहले तो इस पे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के ये सोल्व करो। ओके, उससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन हमको कैसे हमें सोल्व करना होता है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही लोगे एंड फिर उस पर आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, पीवाईक्यू जितने भी है पीवाईक्यू में देखना इसके क्वेश्चन एंड वो प्रैक्टिस करना, एंड इस पे हो सके तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर 12 जो है आपका, चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड जो है आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड, इस पे तो बस आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन दे देगा मैक्सिमाइज, मतलब उसमें पूरा यूज़ करना पड़ेगा आपको, ग्राफ यूज़ करना है। ठीक है, एंड मैक्सिमाइज बोलेगा तो मैक्सिमाइज करना है, एंड मिनिमाइज बोलेगा तो मिनिमाइज करना है। मैं दिखाया तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन है, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन आएगा उसी तरह का, ना इस पर कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो पहले आता था वर्ड प्रॉब्लम, उसको हटा दिया है सीबीएसई ने, डिलीट कर दिया उसको, तो अब तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखो आपको बोलेगा सोल्व द लीनियर फॉलोइंग, यहाँ पे देखो सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ग्राफिकली नहीं भी बोलेगा तब भी आपको ग्राफिकली यूज ही करना पड़ेगा। तो आपको बोलेगा मैक्सिमाइज करने के लिए, और 2 इक्वेशन दे देगा, 3 इक्वेशन दे देगा, मतलब मैक्सिमाइज बोलेगा या मिनिमाइज बोलेगा। मैक्सिमाइज हम करते क्या है, कोई बिजनेस मैन आपका करता क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट ही करेगा, मैक्सिमाइज है ना, और अपने कॉस्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन है इसमें, बस वो डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। अब बस यही बचा है, आपको इक्वेशन दे देगा, 2-3 इक्वेशन दे देगा, और आपको मिनिमाइज यहाँ पे बोल रखा है। तो आपको पता है कि इसमें करना क्या होता है हमें, ये इक्वेशन पहले आपको यहाँ से आपको मतलब इनका इक्वेशन का ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, ग्राफ में फिर आपको ट्रू फॉल्स चेक करना होता है, ट्रू फॉल्स चेक करने से फिर आपको शेडेड एरिया मिलता है, उन सभी पे जितने ही पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को आपको इसमें धरना है। वहाँ से आपको मिनिमाइज बोला तो मिनिमम वैल्यू कोई सी होगी तो वो देख लेना, वो पॉइंट मिल जाएगा आपको। एंड तुम्हारा अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा, मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, वो सोल्व करोगे, ये जितने भी क्वेश्चन है इसको सोल्व करोगे तो अपने आप ही आइडिया लग जाएगा आपको कैसे सोल्व करना होता है इसको। ओके, तो प्रॉपर सोल्व करना सीखना, एंड मैं कहूँगा कि आपको 12.1 पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ओके, तभी आपको पता चलेगा। तो ये था भाई आपका चैप्टर 12, जो कि आपका सीधा सीधा प्रॉब्लम बेस्ड होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग पे। ओके, तो ये आपका 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में देगा। ओके, एंड एक है आपका चैप्टर 13 लास्ट, जो है आपका प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भाई आपका क्वेश्चन, ये भी आपका मतलब बड़ा चैप्टर है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एक तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो इससे आपका वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकता है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी बन सकता है। ठीक है,
एंड तुम्हारा सिंपल इससे फॉर्मूला मतलब बेस भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ से आपका भाई 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में बनेगा, एंड तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आपका एमसीक्यू में ही बन सकता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये देखो, इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, कंडीशन क्या है, ए आपका गिवन है, ठीक है। तो आपका 0.4 ये दे रखा है, एंड आपको बोला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी आपको गिवन है, ठीक है। एंड तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, देखो आपको पता भी होगा फॉर्मूला आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है, बी आपको गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे देखना है आपको कौन सा गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है तो आपको नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, ओके। एंड अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, कंडीशन मतलब ये कंडीशन दे रखा है कि ए गिवन है, ओके। तो इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। नीचे जो सा गिवन होगा वही आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपका मैंने बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है यही सेम बनेंगे, बट हाँ इससे आपको आइडिया लग जाएगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के क्वेश्चन देखो, ये जो है आपके ये रहे, ये आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आपको आ जाएगा, और पास्ट ईयर सोल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। एंड तुम्हारा ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड है, तो ये आपको आना चाहिए। एंड मैंने जैसे कि बोला कि आपका ये देखो, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है, एमसीक्यू भी दे सकता है आपका, ओके। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। एंड तुम्हारा एक टॉपिक है आपका बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम पे आपका बेस जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका भाई या फिर केस स्टडी बन सकता है, ठीक है, केस स्टडी बन सकता है, या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में केस स्टडी आपका 4 मार्क्स का बन सकता है, या फिर आपका 5 मार्क्स में ही बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको एक मतलब 3 बॉक्स दे देगा, उसमें कलर बता देगा कौन कौन से कलर के मतलब बॉल है, एंड फिर एक निकाला, एंड फिर बताओ कि कौन से बैग में से निकाला, ये कौन से मतलब बॉक्स में से निकाला, ये इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो आपका बेस थ्योरम बेस्ड होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बेस थ्योरम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड देखना कि भाई आपको मतलब बेस थ्योरम कैसे लगाना है। मतलब 3 बॉक्स दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे मतलब 3 इवेंट है आपके, ठीक है, E1 E2 E3। एंड अगर आपके 2 बॉक्स है तो E1 E2 2 इवेंट है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब बेस थ्योरम पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये आपके बेस थ्योरम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे आने चाहिए आपको। एंड यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका केस स्टडी बना था, हमारे टाइम में ही बना था, एंड तुम्हारे टाइम में ही बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए सोल्व करना। एंड ये थोड़ा लेंथी भी है। एंड यहाँ पे जो आपका एक ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि आपके ये जो एक्सरसाइज जो है 13.3 जो है आपकी एक्सरसाइज ये वाली, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे करना, एंड इसके एग्जांपल्स करना भाई बेस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, केस स्टडी भी आना है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है, तो क्यों ना इस पे सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जाए और पास्ट ईयर कर लिए जाए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड फिर आप क्या करना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा बेस थ्योरम के हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फिर आप केस स्टडी सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि केस स्टडी हम कैसे सोल्व करते हैं बेस थ्योरम की, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका हो सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एक्स दे देगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे देगा, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके दे देगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे देगा P 2P 3P एंड 4P ऐसे करके दे देगा, और यहाँ पे बोलेगा मतलब P की वैल्यू बताओ। तो P की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी है इन सबका सम क्या होता है, 1 होता है, तो 1 के इक्वल रख के आप P की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक मिसिंग करके यहाँ पे K भी दे सकता है, ठीक है, K की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये हो गया, और यहीं पे आपको
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ आपको मीन निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ दे सकता है कि मीन भी बताओ इसका, ठीक है। पहले तो वेरिएंस भी बताने वाला था, ठीक है, तो बट अब वो सब नहीं है, तो बस आपको मीन बताने वाला भी आ सकता है। तो ये भी आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो भाई ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैंने सारे के सारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, मैंने बोला था कि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट हाँ डिटेल वीडियो है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन भाई आपको प्रैक्टिस करना है, बट पहले आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। कॉन्सेप्ट सीखोगे, टॉपिक सीखोगे, एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ओके। एंड फिर पीवाईक्यू सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके तो कर लेना, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे मतलब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मतलब किस तरह के आते हैं और किस तरह के से सोल्व करना, वो तो आपको आ ही जाएगा, ओके। मतलब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। पास्ट ईयर करना जरूरी है, पास्ट ईयर छोड़ना मत, ठीक है। 5 साल 10 साल जितने भी कर सकते हो, उससे आपको आइडिया 10 साल के करोगे तो इनफ है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना, यही 10 साल के जितने भी क्वेश्चन है आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा मतलब वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। एंड मैं जैसा कि कह ही रहा हूँ कि पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि भाई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हूँ कि नंबर आपका करियर डिसाइड नहीं करते हैं, नंबर आपका फेलियर सक्सेस डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसको बस ये चैलेंज की तरह लो और इसको एक लाइफ का पार्ट मानो कि भाई हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिला है एंड बोर्ड देने का मौका मिला है, तो हम क्यों ना बेस्ट दें अपना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर नहीं आता, 2 चैप्टर नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं आते, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो रहे कवर, पेपर खराब चला गया, 90 नंबर 90 प्लस नहीं आए, 70 प्लस आए, मतलब इतना कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट हाँ बेस्ट दोगे तो बढ़िया ही है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड तुम प्रैक्टिस करना भाई, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका पेपर बैठ जाएगा। मेहनत अपनी तरफ से पूरी दो यार, ठीक है। फिर रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं हो सकेगा तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।